एनजी तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारी वीडियो रहेगी वो भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगी, उसका संवैधानिक विकास हम समझेंगे। जैसे अगर हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसमें हमने एक सामान्य परिचय लिया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई, ये सब थोड़ा सा हमने समझा था ऊपर ऊपर से। एक बार इसके मुख्य तथ्यों को हमने देखा था। अब उन्हीं तथ्यों को आज हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, है नहीं, एक सीरीज बना के हम वीडियो की इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था आखिरकार है क्या और संविधान हमारा क्या है। ठीक है, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को अभी पढ़ना है, वो हम जैसे अब वीडियो में स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला जो आज भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संवैधानिक विकास। जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, भारत के अंदर संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, जो हम आज संविधान देखते हैं, हमारा जो आज के देश, हमारा जो देश है वो एक सिस्टम से चलता है, एक संविधान से चलता है नहीं, तो नियम कानूनों से चलता है। तो वो नियम कानूनों की शुरुआत कब कहाँ से हुई है, तो उसी को थोड़ा सा समझेंगे। तो इसलिए टॉपिक का नाम है संवैधानिक विकास, कि संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई, तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, अब संवैधानिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो हमें कंपनी का शासन पढ़ना है, एक हमें ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन की संसद का शासन पढ़ना है कि ब्रिटेन की संसद ने जब डायरेक्ट यहाँ पर अपने एक्ट बनाने शुरू कर दिए, और जब कंपनी का शासन था तो कंपनी ने जो अपने एक्ट बनाए, तो उन दो अलग अलग चीजें हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, कंपनी का शासन आता है, पहला एक्ट बन के आता है। ठीक है, ब्रिटेन से एक एक्ट बन के आता है 1773। लेकिन इस समय अगर हम बात करें 1773 के दौरान, तो इस समय शासन कौन कर रहा था, कंपनी कर रही थी, बट नियम कानून बन रहे थे। देखो, हम बात कर रहे हैं एक्ट। सबसे पहले समझो आप कि किसी भी एरिया का एक्ट क्यों बनाना पड़ता है, अधिनियम क्यों बनाना पड़ता है। ठीक है, एक व्यवस्था, किसी भी एरिया को या किसी भी देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था होनी जरूरी है, एक नियम कानून का होना जरूरी है। क्योंकि कोई भी देश, या अगर आप प्रैक्टिकल की बात करते हो तो आपके घर में भी कुछ ना कुछ नियम कानून होंगे, है नहीं, कि इतने बजे घर में आ जाना है। मतलब एक कहीं पर भी अगर आप हॉस्टल में जाओगे, कॉलेजों में, मतलब हॉस्टल में रहोगे, तो हॉस्टल के कुछ अलग रेगुलेशन रहेगी, कुछ अलग नियम रहेंगे, वो आपको मानने पड़ेंगे। नहीं मानोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी सजा भी मिलेगी। तो एक नियम कानून और एक बने रहते हैं हर एक जगह में, घर पे भी, हमारे हॉस्टल में भी शुरू से ही हम एक नियम कानून के तहत चलते आए हैं। तो एक देश में भी नियम कानून होना जरूरी है, तो उसी नियम कानून को हम संविधान कहते हैं। तो उस दौरान अगर हम बात करें, जब अंग्रेजों ने बंगाल पे बक्सर और प्लासी के युद्ध के दौरान जब अपना आधिपत्य बंगाल पे जमा लिया था, तो उस दौरान क्या हुआ, ये शासन कर रहे थे बिना किसी नियम कानून के, क्योंकि कोई एक्ट तो पारित था नहीं उस समय, ना कोई संविधान था, है नहीं। तो बिना किसी के, मतलब बिना किसी चीज के क्या कर रहे थे, उस दौरान शासन कर रहे थे। लेकिन वहां दिक्कत क्या हो रही थी, जब आप कोई भी नियम कानून ना बनाए और उस एरिया को आप कंट्रोल करो तो कंट्रोल नहीं होता, है ना, स्थिति बिगड़ जाती है। तो सेम अगर हम बात करें 1700 में भी स्थिति बंगाल के अंदर बिगड़नी शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा। तो उस स्थिति को उभारने के लिए एक नियम कानून बनाने जरूरी थे, एक्ट बनाने जरूरी थे। उसको हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि इसका क्या बैकग्राउंड रहा था, है नहीं। तो वही हम आज भी उसको थोड़ा एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे क्या है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर हम भारत में संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो 1773 से शुरू होता है। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक इसको हम पढ़ते हैं, किसमें, भारत का इतिहास, संवैधानिक इतिहास के रूप में, क्योंकि इसके बाद फिर भारत का संविधान शुरू हो जाएगा। तो हमें बेसिकली सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, भारत का संविधान, भारत का संविधान किस तरह निर्माण हुआ है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमने इतिहास को थोड़ा समझ लिया है कि इसकी शुरुआत कब हो रही है और क्या क्या चीजें यहाँ पर आई, क्या क्या एक्ट हमने देखी है, और किस तरह से भारत में सरकार बनती है, फिर मांग उठती है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है, उसके तहत हमें क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। फिर हम अपना भारत का खुद का एक संविधान बनाते हैं,
खुद के भारत के ही मूल निवासी द्वारा भारत का एक संविधान और कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसी को थोड़ा समझ लें, लेकिन उससे पहले हम इतिहास को थोड़ा समझ रहे हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, 1773 का हम रेगुलेटिंग एक्ट समझेंगे कि क्या था ये। फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये कुछ नहीं था, ये इसी का ही क्या था, जो गलतियां इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां जो थी वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में की जाती है, बाकी उसको समझेंगे क्या सेटलमेंट किया गया था। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम देखेंगे। ठीक है, 1786 का एक्ट हम देखेंगे। ठीक है, ये हम कुछ कंपनी के शासन देखेंगे। कंपनी का जो शासन रहता है 1853 तक रहता है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 1857 की क्रांति आती है। ठीक है, 1857 की क्रांति में क्या होता है, कंपनी जिस तरह यहाँ पर शासन कर रही थी, तो यहाँ के जो जनता थी और नवाब थे, एक बहुत समस्या पैदा हो गई थी। यहाँ पर लोगों में आक्रोश पैदा हो गया था, क्योंकि एक तो करप्शन बहुत ज्यादा उस समय बढ़ चुका था, है नहीं। एक भारत के अंदर अनाज स्टोर करने लग गए थे, मतलब भुखमरी वाली स्थिति आ गई थी। तो इस चीज से देखते हुए एक बड़ी लोगों में एकजुट होते हैं लोग, और सरकार कंपनी के खिलाफ क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और वो इतनी बड़ी होती है कि हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। तो इस बीच क्या होता है, डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद अपना कंट्रोल कर लेती है, बीच में से कंपनी को हटा देती है। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि भारत में जो शासन कर रही थी पहले, वो कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी। भारत के अंदर व्यापार करने की दृष्टि से ये लोग आए थे, लेकिन भारत की स्थिति को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पावर को यहाँ पर स्टेबल कर लिया, बनाने लगे अपनी राजनीतिक शक्ति को। ठीक है, शासन करने लग गई। लेकिन फिर हम देखते हैं जब 1857 की क्रांति होती है और कंपनी शासन ढंग से नहीं कर रही होती, तो ब्रिटेन की संसद डायरेक्ट क्या कर लेती है, भारत में अपना कानून लागू कर देती है, भारत को डायरेक्ट कंट्रोल कर लेती है। पहले भी देखो, पहले भी ब्रिटेन की क्या बोलते, ब्रिटिश ही क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे भारत को। बट बीच में कौन थी, कंपनी के बीच में रह गए, क्योंकि कंपनी ने भारत पे क्या किया था, युद्ध करे, और युद्ध कर करके बहुत सारे राज्य अपने अधीन कर लिए थे, वो कंपनी ने किया था। तो डायरेक्ट कंपनी को नहीं हटा सकते। तो वो क्या कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी को बीच में रख के भारत पे क्या कर रही थी, नियम कानून बना रही थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, कंपनी को बीच से हटा दिया जाता है और भारत पे डायरेक्ट रूल कौन करने लग जाती है, ब्रिटेन की संसद करने लग जाती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर हम अगर ब्रिटेन की संसद का शासन कब से शुरू होता है, 1857 की क्रांति होती है। फिर ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन की संसद होती है वो डायरेक्ट अपने अधीन कर लेती है भारत को। तो फिर वो एक रूल पारित करती है 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। फिर उसी के बाद ये 7 अधिनियम ब्रिटेन की संसद पारित करती है, और उससे पहले 8 आपके कंपनी के शासन के दौरान हमें टोटल कितने 15 पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल हमें 15 अधिनियम या एक्ट पढ़ने हैं भारत के संविधान के पीछे का, मतलब इतिहास के जो एक्ट थे, संवैधानिक विकास के जो एक्ट बनाए गए थे, वो 15 हमें पढ़ने हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले हम समझते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक है, कि वो क्या है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, तो जैसे कि हमको पता है 1764 में बक्सर के युद्ध, ठीक है, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत पे रूल करने का अधिपत्य मिल जाता है। देखो, अंग्रेजों को नहीं, कंपनी को, क्योंकि उस समय कंपनी रूल कर रही थी यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोप से आई थी। ठीक है, यूरोप से व्यापार करने जो भारत में आती है कंपनी, वो यहाँ की स्थिति को देख के और यहाँ की ट्रेड को देख के, यहाँ की एक व्यापारिक स्थिति को देख के यहाँ पर क्या करना का वो कर लेती है, शासन कर लेती है, अपनी सोच बना लेती है। उसी बीच वो बहुत सारी देशी रियासतों से युद्ध करती है और धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्र जीत के वो अपना वहां पर एक राजनीतिक शक्ति बना रही होती है, राजनीतिक शक्ति हासिल कर रही होती है। तो उसी में एक हम 1764 का बक्सर का युद्ध हम वो देखते जो बंगाल में हुआ था। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था,
उसके भी मीर कासिम और मुगल बादशाह, ये 3 जनों से, मतलब इन 3 जनों की टुकड़ी का रॉबर्ट क्लाइव उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या था, सेना का वो था रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है, बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हो जाती है बक्सर के युद्ध में। प्लासी का युद्ध भी होता है, वो भी प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसके बाद अंग्रेजों को भारत पे रूल करने का अधिकार मिल जाता है। अब देखो, रूल करने का अधिकार हम बंगाल को क्यों कह रहे हैं भारत पे, तो देखो उस समय बंगाल जो था ना, बंगाल एक प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र मतलब भारत का उस समय 60% ट्रेड सिर्फ बंगाल अकेला संभालता था। बंगाल से ही 60% ट्रेड हो रहा था उस समय। तो आप सोच सकते हो कि कितना एक प्रमुख वो क्षेत्र बंगाल रहा होगा, है ना। तो इसलिए हम कह के चल रहे कि बंगाल को उन्होंने जीत लिया, इसका मतलब भारत में वो रूल करने लग गए, भारत की एक बड़ी शक्ति वो बनने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है। तो मेन उन्होंने अपनी शुरुआत जो राजनीतिक शक्ति की जो पॉलिटिक इन्होंने जो बनाई, वो बंगाल से अपनी बनाते हैं बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बाद हम समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने लग जाती है। बंगाल के इसे दीवानी मामले मिल जाते हैं, दीवानी मतलब राजस्व वाले मामले ये खुद देख लेती है, राजस्व वाले मामले। और जो नवाब था, नवाब को देखो, नवाब को ये हरा देते हैं उस समय, ठीक है। बट ये क्या करते हैं, नवाब को डायरेक्ट नहीं हटाते, नवाब को बीच में रखते। देखो अगर ये चाहते, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती तो क्या कर सकती थी, बक्सर का युद्ध हुआ उसमें जीत गए, डायरेक्ट नवाब को भी हटाती, पूरी शक्ति अपने आप हासिल कर लेती। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका कारण था। कारण क्या था, तो देखो इसमें 2 हम कारण समझते हैं। पहले कारण तो ये कि अगर आप किसी एरिया में डायरेक्ट राजा को हटा दोगे तो वहां की जनता एक आक्रोश आ जाएगा, एक बगावत पे उतर आएगी जनता, क्योंकि एक बाहर से आए हुए लोग भारत में शासन कर रहे हैं और हम ही पे अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो लोग एकजुट होने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकता था। और बाकी उस समय मराठा भी थे, इनके लिए भी एक खतरा बन सकता था। ये क्या कर रहे हैं कि अपना पूरा राजनीतिक सिस्टम अपना भारत में बिछा रहे हैं, पूरा शासन करने की ये व्यवस्था बना रहे हैं, तो उन्हें खतरा हो सकता। तो पहला कारण तो ये था कि ये नवाब को डायरेक्ट नहीं हटा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, नवाब को अपनी कठपुतली बना लिया। नवाब को रख के सिर्फ मतलब नाम का नवाब था वो, बाकी सारा रूल कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी बक्सर के युद्ध के बाद। बट बीच में नवाब। दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि नवाब को ना हटाने का, कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो इंग्लैंड कहां से आई थी, ब्रिटेन से आई थी। ब्रिटेन में उस समय महारानी एलिजाबेथ, मैंने आपको बताया था, महारानी की परमिशन से भारत में आते व्यापार करने, ठीक है, एलिजाबेथ की। अब ये आए थे कहां से, ब्रिटेन से आते हैं, लेकिन ब्रिटेन से क्या बोल के आते हैं ये कि हम एक व्यापार करने जा रहे हैं, वहां से व्यापार करेंगे, जो भी लाभांश हमें होगा हम आपको भी देंगे और कुछ प्रतिशत अपने आप भी रखेंगे। लेकिन ब्रिटेन से आने के बाद यहाँ पर क्या करने लग गए, शासन करने लग गए, शासन को हैंडओवर कर लिया इन्होंने। तो इस बीच क्या हो सकता था कि ब्रिटेन में जो वहां की शक्ति है, वहां की जो सरकार है, वो ये भी कह सकती थी कि ये तो अपनी एक राजनीतिक शक्ति में हासिल कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकती थी, इनको वापस बुला लेती। इनको जो फंडिंग मिल रही थी, देखो उस समय इनको जो फंडिंग मिल रही थी वो वहीं से मिल रही थी, वहां की सरकार ही दे रही थी, ब्रिटिश सरकार ही इनको फंडिंग दे रही थी। तो फंडिंग भी नहीं आती है ना, जो शेयर लगा रखे थे वो भी हो जाते, तो एक समस्या पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ये व्यापार। अच्छा, इनका मेन उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ मेन उद्देश्य था धन कमाना, भारत से पैसा कमाना, बस। इनको यहाँ शासन नहीं करना था, इनको ये नहीं करना कि शासन करना है, हमारा मेन उद्देश्य शासन नहीं, इनका मेन था सिर्फ इनको धन कमाना है। तो धन कमाना है, अब अगर ये शासन करने लग जाएंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लोग बगावत में आ जाएंगे, इनको हटाने की वो करेंगे, सब एकजुट हो जाए, राजा सब आ जाएंगे, युद्ध करने लग जाएंगे। उधर से हमारी सरकार भी हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि हम तो व्यापार करने आए थे और यहाँ शासन करने लग गए, तो वहां की सरकार हम पे क्या नहीं देगी, हमें
पैसा नहीं देगी हमको, तो समस्या पैदा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चालाकी करी, इन्होंने कहा कि हम नवाब को नहीं हटाते, नवाब रहेगा। इन्होंने कहा लेकिन नवाब को दे दिए कुछ अधिकार। इसको कहा कि आप क्या करोगे, जो निजामत वाले अधिकार होते हैं, निजामत वाले अधिकार नवाब देखेगा, और जो दीवानी वाले और राजस्व वाले मामले हैं वो सब कौन देखेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, मतलब कंपनी देखेगी। अच्छा, राजस्व वाले मामले, धन दौलत वाले मामले, जैसे टैक्स जो आएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, जितना भी वहां पर रेवेन्यू इकट्ठा होगा भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। निजामत वाले अधिकार जैसे सैन्य शक्ति, वहां की सुरक्षा, उस एरिया की सुरक्षा, वहां की सफाई व्यवस्था, तो ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये दे दिए नवाब को। अब एक चीज बताओ, नवाब को ये काम दे दिए सुरक्षा और सफाई, साफ सफाई वाले की, तुम वहां की व्यवस्था देखोगे, लोगों में वो नहीं होना चाहिए, मतलब लड़ाई हो तो आप वो करोगे, तो ये सारे अधिकार नवाब को दे दिए। लेकिन इस चीज से नवाब को क्या फायदा, मेन जो इनका टारगेट था धन कमाना, वो इन्होंने डिपार्टमेंट खुद रख लिया, राजस्व वाला, कि धन वाला सारा मैटर हम देखेंगे। भारत में जो भी राजस्व आएगा बंगाल में उस समय ट्रेड का, वो हम देखेंगे, और हम ही आपको कुछ हिस्सा नवाब को देंगे, कुछ उसमें से हिस्सा हम आपको देंगे, जिससे कि आप क्या करना, शासन करना, वहां की जनता, वहां की जो स्थिति है बंगाली, उसको आप करना। नवाब को निजामत वाला वो दे दिया। इसका मतलब इसको सिर्फ नाम के लिए नवाब रहने दिया, बाकी मेन कंट्रोल किसने ले लिया, खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। तो यहीं से हम देखते हैं कि एक ही एरिया में दो शासन हो रहे, भले देखो इनडायरेक्टली तो निजामत वाला ये भी खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, क्योंकि अगर सेना सैन्य शक्ति इनको दे दी कि सेना सुरक्षा का जिम्मा आपका है, लेकिन परमिशन आपको हमसे लेनी पड़ेगी युद्ध के लिए भी, तो क्या है, किस चीज का अधिकार दे दिए नवाब को, नहीं, इनडायरेक्टली तो आप ही देख रहे हो, बट नाम के लिए नवाब को निजामत वाले एरिया दे दिए, मतलब फौजदारी वाले मामले दे दिए नवाब को। अब यहाँ पर बंगाल में दो शक्ति रूल कर रही है, दो शासन हो रहे हैं, कौन किस किस का, ईस्ट इंडिया कंपनी का और नवाब का। इसी को कहा जाता है द्वैध शासन, इसी को कहा जाता है द्वैध शासन, मतलब दो शक्ति शासन कर रही है, दो शक्ति रूल कर रही है। तो द्वैध शासन कब हमें देखने को मिलता है, मतलब 1700 के लगभग में, मतलब 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद द्वैध शासन की शुरुआत होती है। और द्वैध शासन भारत में कौन लेके आता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या लेके आता है, द्वैध शासन लेके आता है। द्वैध शासन मतलब राजस्व दीवानी वाले जो मामले रहेंगे वो कौन देखेगा, वो देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और निजामत या फौजदारी सैन्य सुरक्षा वाले मामले कौन देखेगा, वो देखेगा वहां का नवाब। इससे क्या रहा, नवाब भी रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति भी बरकरार रही, उन्होंने अपना बंगाल पर कब्जा भी कर लिया, और अपना जो धन कमाने की उनकी इच्छा थी वो वाले डिपार्टमेंट भी इन्होंने ले लिए। ठीक है, इसको कहते हैं समझदारी। ठीक है, इसको कहते हैं जो असली राजनीति होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, तो ये तो था। अब हम बात कर रहे हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, हम उसको समझ रहे हैं पहले कि इसको लाने का मकसद क्या रहा था, तो मकसद को समझ रहे हैं। अब भारत के अंदर द्वैध शासन आ गया। अच्छा, अब एक चीज बताओ, कंपनी है, व्यापारिक कंपनी है, अगर आप किसी कंपनी को शासन करने दे दोगे, जैसे अगर मान लो, अगर हम आज के समय में जैसे अंबानी है, अगर हम इनको रूल करने देते हैं बात को, इनको अपने शक्ति देते हैं कि आप शासन करो, तो ये शासन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो एक व्यापारिक लोग है, व्यापार मतलब वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करना अच्छे जानते हैं, शासन करना नहीं। शासन वही करेगा जो राजनीतिक होगा, जिसको राजनीति की समझ होगी, जिसको हर नीति आती होगी, कूटनीति भी, हर एक सिस्टम के तहत वो चलता होगा, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, उनको मेन बिजनेस के आइडिया ज्यादा रहते हैं। तो सेम ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, तो अगर व्यापारिक कंपनी रूल कर रही है भारत पे, तो आपको पता है कि स्थिति बिगड़ जाएगी। तो सेम चीज वहां होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब राजस्व वाला हिस्सा मिला, इन्होंने बहुत लूट मचाई, सबसे ज्यादा इन्होंने लूट मचाई, और नवाब को जो पैसा देते थे निजामत चलाने के लिए, इससे मतलब वहां की सुरक्षा ये सब चलाने के लिए जो पैसे देते थे वो भी कम दे रहे थे।
नवाब को। अब नवाब पे जब कम पैसा आ रहा है, क्योंकि राजस्व का सारा पैसा किस पे जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, यही ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ प्रतिशत नवाब को दे रही है कि तुम्हारी भी सैलरी यही है और तुम जो वहां पर काम करोगे वो तुम इसमें करो। अब बताओ जब पैसा कम है तो सुरक्षा बिगड़ जाएगी। अब राजा जनता को भी नहीं दे पाएगा क्योंकि पैसा ही उसे कम मिल रहा है ना, तो वो आगे भी नहीं देख पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। तो उस समय स्थिति बिगड़ गई। इसी दौरान हम देखते हैं 1769 में बंगाल के अंदर भयंकर क्या आ जाता है, भूखमरी छा जाती है। कब, बंगाल के अंदर 1769 में अकाल पड़ जाता है, ठीक है, भूखमरी का अकाल पड़ जाता है। क्या होता है, अनाज स्टोर करने लग जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, अपने सेना के लिए, जो ब्रिटिश से मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, सेना थी, अधिकारी थे, इस अकाल में क्या, ये जब अकाल पड़ा, अनाज की कमी होने लग गई, तो क्या करें, इन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया अनाज, क्योंकि मेन अनाज सबसे पहले कहां जाएगा, जो रूल कर रही है वहां पर शक्ति, इन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। इधर से नवाब जनता पे क्या कर रहा, जनता पे अत्याचार कर रहा है, वहां की स्थिति बिगड़ गई। अब स्थिति कैसे बिगड़ी, जब ऊपर से ही पैसा नहीं आ रहा है तो वो लगाएगा कहां से, तो स्थिति बिगड़नी थी। तो नवाब ने अपना वो कर दिया, और नवाब भी अपना क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा, पैसा जो ऊपर से आता है वो लगाते ही नहीं, वो खुद ही रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जनता को कुछ मिल नहीं रहा है, भूखमरी वैसी छा रही, अकाल पड़ गया, खाने को कुछ है नहीं। अब इन्होंने स्टोर करना, अब उस समय जो जमींदार थे इन्होंने भी स्टोर करना शुरू कर दिया अनाज अपने लिए, और स्टोर करना शुरू कर दिया और भारी रेटों पे बेचना शुरू कर दिया फिर, क्योंकि जब किसी चीज की कमी होती है तो क्या होता है, स्टोर करना शुरू कर देते हैं। अब स्टोर करने के बाद जब मामला पूरा ही बिगड़ जाता है, उसके बाद निकालते थोड़ा थोड़ा और उसको ज्यादा दामों में बेचते हैं। तो यही चीज उस समय होने लगी, तो भयंकर अकाल पड़ गया भाई उस समय बंगाल के अंदर स्थिति। अंग्रेज अपना लूट मचा रखे, अंग्रेजों ने, ये जितना पैसा है वो खुद ले जाके अपना वहां ले जा रहे। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, क्या समझनी पड़ेगी, कि कंपनी के जो अधिकारी थे ये करप्ट हो गए उस समय। जैसे अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, जो आगे चल के अभी हम देखेंगे जनरल गवर्नर बना था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जब यहाँ से मतलब कंपनी से जब अपना वो इस्तीफा देके वहां जाता है इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन जाता है, तो उसको बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा था इसके पास, जाता अपना यहाँ से लूट का जितना भी इसने लूटा वो जाके वहां पर अपने आराम से शौक पूरे करता है, ठीक है। अब वहां पर ही जाता है, ठीक है, अब वहां की सरकार देखते हुए ये तो बहुत बढ़िया पैसा कमा के लाया। उसी बीच क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से ही लोन मांगती है कि कंपनी का दिवालिया निकल गया, कि कंपनी कर्जे में डूब रही है, आप हमें 1 लाख पाउंड का लोन दे दो। कितने पाउंड, 1 लाख पाउंड। किससे लोन मांगा जाता है, ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड का लोन मांगा। अब वहां की सरकार ये सोच रही, जो ब्रिटिश सरकार थी वो सोच रही कि जो वहां से अधिकारी आ रहे कंपनी के, पैसा उन पे इतना हद से ज्यादा, तो कंपनी का दिवालिया कैसे निकलेगा कि वो कर्जे में डूब गई। इसका मतलब क्या है कि अधिकारी लोग कर्जा मतलब खुद अपना पेट मतलब भले कंपनी तो लॉस में जा रही है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, पैसा रिश्वत ले रहे हैं, है ना, खुद माला माल हो रहा है लेकिन कंपनी डुबा रही है। तो ये चीज हमें कब देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ये बोलती है ब्रिटिश सरकार को कि आप हमें 1 लाख पाउंड का क्या दे दो, लोन दे दो, है ना, क्योंकि जो कंपनी है वो दीवार मतलब कर्जे में डूब गई बहुत ज्यादा, तो ये मांगते हैं। तो इसमें ब्रिटिश सरकार क्या होती है, वहां पर वो सोच विचार करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि वहां से जो भी लोग आ रहे हैं तो बढ़िया पैसा कमा के ला रहे, तो कंपनी का दिवालिया कैसे निकल गया। तो उस बीच में एक कमेटी बिठाई जाती है, ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वहां पर एक समिति बनाई जाती है, कमेटी बिठाई जाती है कि, और उसको ये कहा जाता है कि आप जरा ये चेक करो कि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में, क्या सच में इसका दिवालिया निकल गया, क्या सच में कर्जे में डूब गई। इसके लिए कमेटी बिठाई जाती है। अब समझते हैं उसका, तो अब देखते हैं कि इसको लाने का कारण हमने जैसे समझा, तो कारण क्या क्या रहे थे, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण हम क्या देखेंगे कि व्यापार करने वाली जो कंपनी है वो क्या करने लगे, पॉलिटिकल पावर जमाने लग गई वहां पर, कि व्यापारिक कंपनी जो है, व्यापार करने वाली कंपनी
क्या करने लग गई? राजनैतिक शक्ति बन गई। ये कारण था। तो पहला कारण हम देख रहे हैं कि व्यापार करने वाली जो कंपनी थी वो एक राजनीतिक शक्ति बन के उभर आ रही है वहां पर भारत में, कि व्यापार करने भेजा था लेकिन वो तो शासन कर रहे हैं वहां पर इनडायरेक्ट रूप से, है ना। मतलब नवाब को बीच में रख के शासन कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, लेकिन थी वो व्यापारिक कंपनी, तो शक्ति कैसे हासिल करी? दूसरा क्या कारण रहा था? दूसरा जो कारण था वो था बंगाल में द्वैध शासन। दूसरा क्या कारण था? बंगाल में द्वैध शासन, क्योंकि द्वैध शासन से स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई थी। तीसरा हम क्या देखते हैं कि तीसरा क्या कारण हो सकता है, मतलब इसको लाने का? अकाल। जब बंगाल में 1769 में अकाल पड़ा, मतलब 1769 से 70 के बीच में बंगाल में अकाल पड़ता है, तो ये अकाल पड़ता है, ये भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इसमें स्थिति बिगड़ती है, इसको सुधार करना था। देखो सबसे पहले समझो कि रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेशन लगाना। जब कंपनी शासन कर रही है, रूल कर रही है, कोई नियम तो बनाया नहीं कंपनी ने, अनदेखा शासन कर रही है, अनदेखा पैसे ले रही, कोई रूल नहीं है कि भाई तुम पे कोई रेगुलेशन नहीं लगाया कि तुम इस तरह से करो काम, तुम मतलब अलग अलग, जैसे उस समय प्रेसिडेंसियां थी, 3 प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे, मद्रास और आपके बंगाल। अब तीनों जो गवर्नर बिठा रखे थे तीनों जगह, ये अपनी मंशा वो कर रहे, उधर बॉम्बे वाले को ये नहीं पता कि बंगाल वाला क्या कर रहा है, वो अपना अलग कर रहा है, वो अपना अलग कर रहा, तो एक सिस्टम नहीं था। तो उस सिस्टम को बनाने के लिए कुछ रेगुलेशन लगाने थे कंपनी पे, सरकार को, कि भाई हम आप पे कुछ कानून लगा रहे हैं, कुछ नियम लगा रहे हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, तभी तो चीजें सही होगी। तो वो रेगुलेशन लगाना था, तो तभी ये एक्ट लाया गया। किसके लिए? कंपनी के लिए, कि कंपनी को रेगुलेट करना है, रेगुलेशन लगाने कंपनी पे, तो उसके लिए एक एक्ट लाती है सरकार, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसको कारण समझे कि ये लाने का कारण क्या क्या रहा था। तो क्या था पहला कारण? कि भाई व्यापारिक कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई वहां जाके, जो नहीं बनना था। आपको, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हो, आप शासन नहीं कर रहे हो, क्योंकि शासन करना आपका है नहीं, आपको नहीं इतनी समझ है, आप अभी उस चीज में मैच्योर नहीं हो, आप बिजनेस करने में मैच्योर हो, तो आप शासन क्यों कर रहे हो वहां पर? तो पहले तो कारण ये था, तो रेगुलेशन लगाने का, कि आप जो राजनीतिक चीजें हैं वो आप हम पे छोड़ दो, आप मत करो, आप व्यापारिक चीजें देखो, तो वो रेगुलेट करना था। तो पहला कारण था व्यापार वाली कंपनी राजनीतिक शक्ति बन गई वहां। दूसरा कारण था द्वैध शासन। जनता क्या हो गई, या द्वैध शासन के कारण जनता का बेहाल हो गया, जैसे कंपनी भी लूट रही, जैसे नवाब भी लूट रहा द्वैध शासन के तहत। तो अब इससे समस्या पता क्या थी? ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हमको लंबे समय तक भारत से रेवेन्यू कमाना है, ब्रिटिश सरकार जो बैठी, और इस स्थिति को देखते हुए ये एक ही दिन में सब लूटना चाह रहे थे कंपनी, क्योंकि शासन करने की समझ इनमें थी नहीं, इनको करना आता नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट तो है नहीं, ये तो व्यापार कर रहे हैं ना, शासन करने इनको आता नहीं। तो वो चीज, अब ये शासन करने लूट रहे अच्छे से, तो जनता विरोध करेगी तो हमारे खिलाफ बगावत शुरू कर देगी, फिर हमें वहां से आना पड़ेगा, ना रेवेन्यू आएगा। तो ब्रिटिश सरकार एक राजनीति, देखो ब्रिटिश में उस समय जब कंपनी आई तब महारानी, तब राजतंत्र था ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि राजा था प्रमुख, एलिजाबेथ थी वही मेन प्रमुख थी। फिर उसके बाद जब हम 1773 में जब देखते तो उस समय वह संसदीय कानून आ गया, मतलब ब्रिटेन है वो एक संसदीय राजतंत्र बन गया, कि राजा सिर्फ नाम का हो गया, लेकिन वहां नियम कानून बन रहे थे संसदीय, मतलब संसदीय सिस्टम के तहत वहां कानून चल रहे थे। तो उस दौरान की बात चल रही है। कंपनी आई कब थी? राजतंत्र में, जब एलिजाबेथ का समय था। लेकिन अब जो कंपनी रूल कर रही है तो अब नियम कानून जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी संसदीय नियम चालू हो गए, वहां कोई राजतंत्र नहीं है, वहां संसदीय राजतंत्र है। संसदीय काम देखेगा, संसदीय मेन है, लेकिन नाम के लिए राजतंत्र है, क्योंकि राजा को तो हटाया नहीं, एलिजाबेथ तो थी वहां की। और अब भी ब्रिटेन में क्या है, राजा रहता है लेकिन नाम के लिए रहता है, ठीक है, सारे रूल संसद देखती है वहां के। तो सेम वही
तो बंगाल में द्वैध शासन, इससे क्या हो गया, सरकार, वहां की जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, वो सोच रही थी कि द्वैध शासन की स्थितियां बिगड़ रही है और जिससे जनता आक्रोश में आ गई है और बगावत करनी शुरू कर देगी, तो हमें वहां से जाना पड़ेगा, तो इस चीज को रोकना है। तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तीसरा क्या कारण था, बंगाल का अकाल। मैंने जिस तरह आपको बताया, बंगाल में अकाल पड़ गया था, अनाज स्टोर करना शुरू कर दिए थे लोगों ने। अब मतलब जमींदार बड़े बड़े लोगों ने, गरीब जनता तो वहां पिस गई थी बढ़िया। जमींदार अपना लूट रहा है, कंपनी अपनी अलग लूट, मतलब कंपनी के अधिकारी अपने अलग लूट रहे हैं और नवाब अपना अलग लूट रहा है अकाल के दौरान। तो स्टोर तो समस्या आ रही थी उस समय, रेवेन्यू नहीं आ रहा था, कर्जे में डूब गई थी कंपनी। ठीक है, तो ये एक कारण था। और चौथा कारण था कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी पर रोक। अब देखो, कंपनी के जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो गए थे उस समय, क्योंकि आपको पता है कि रिश्वत लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब छूट तो दे दी, कोई शक्ति है नहीं ऊपर जो कंट्रोल करेगी इन पे, कोई नियम कानून तो है नहीं, वो तो अपना लूट रहे बढ़िया, कंपनी डूब रही, अधिकारी बढ़िया पैसे कमा रहे। क्योंकि ये चीज वॉरेन हेस्टिंग में देखी गई, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग जब यहाँ से जाता है अपना इंग्लैंड जाता है, तो वहां की सरकार देखती कि पैसा बढ़िया कमा के लाया, और यही दूसरी तरफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो 1 लाख पाउंड का लोन मांग रहा है कि कंपनी डूब गई, तो कैसे हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकारी कहां से पैसा ला रहे हैं, ये कंपनी डूब रही है, अधिकारी पैसे वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट हो गए, है ना। रिश्वत लेना शुरू कर दिया होगा, उपहार लेना शुरू कर दिया होगा। उस समय रिश्वत को उपहार के रूप में लिया करते थे। ठीक है, तो उस चीज पे भी रोक लगानी थी कि भाई इसको सिस्टम सुधारना, रिश्वत भ्रष्ट जो रिश्वत खोरी हो रही है उसको रोकना है, तो उसके रोकने के लिए भी इसलिए लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट। अभी सब समझ रहे कि नियम कानून लगाने इन पे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो सरकार देख रहे क्या क्या कारण थे, तो कारण हमने थोड़े 4 कारण हम देख रहे हैं कि कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी भी थे, इसलिए भी लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। इतना समझ में आया। तो एक कारण आपका और भी था, क्या था, जो 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। अच्छा देखो, 3 प्रेसिडेंसी मतलब 3 जगह, मतलब 3 प्रेसिडेंसी ऐसी थी कि जहां पर कंपनी 3 गवर्नर बना के भेजती थी। एक तो बॉम्बे में भेजेगी, एक भेजेगी मद्रास में, एक भेजेगी बंगाल में, 3 जगह भेजती थी। अब दिक्कत क्या हो रही थी, यहां पर बॉम्बे वाला किसी से भी युद्ध कर रहा जाके, मद्रास वाले से पूछ नहीं रहा, अब मद्रास वाला भी अपना अलग कर रहा, अब बंगाल वाला, अब देखो तीनों स्वतंत्र है, यहां पर भी गवर्नर है, कंपनी ने 3 गवर्नर बिठाए, एक यहां बिठाया जो बंगाल को, बॉम्बे को देख रहा, एक यहां बिठाया जो मद्रास को देख रहा, एक गवर्नर यहां बिठाया जो बंगाल को देख रहा। लेकिन तीनों के ऊपर एक बंदे को नहीं बिठाया जो इन तीनों को नियंत्रण रखेगा। ये तीनों जो भी चीज करनी थी डायरेक्ट कहां जाते थे, इंग्लैंड। डायरेक्ट ये तीनों कहां जाते थे, इंग्लैंड में। कहां पर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको बताया कौन है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जहां पर कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनके द्वारा जो चुने गए एक समिति बनाई गई थी जिसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये था, ये इंग्लैंड के अंदर था। तो ये बॉम्बे वाला जो भी कुछ करना है अपनी रिपोर्ट कहां देता था, इंग्लैंड में जाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ये भी अपनी वहां देखता था, ये भी अपनी वहां देखता था। इसका मतलब ये तीनों आपस में अलग थे, डायरेक्ट रिपोर्ट वहां कर रहे। अब क्या थे, बंगाल वाला अपना शासन कर रहा, ये बॉम्बे वाला कहीं जाके युद्ध कर रहा। अब युद्ध करने में पैसा तो खर्च होता है, पैसा कहां से आएगा, कंपनी देगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देगा, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो खुद कंपनी डूब रही है, तो कहां से देगा। तो इस चीज को सुधारना था कि भाई ये जो तीनों हमने अलग अलग बिठाया ना, इसको थोड़ा रोकना है और इन तीनों पे एक बंदे को बिठा देना है, और इस बंदे को बिठाना है, और ये तीनों अपनी रिपोर्ट इस बंदे को देगा जो भारत के अंदर ही बैठेगा, कि तुम अपनी तीनों रिपोर्ट इसको दो, ये करेगा तुम तीनों को कंट्रोल। एक बंदा बिठाना मतलब तीनों प्रेसिडेंसियों को जोड़ना था, क्योंकि स्थिति बिगड़ रही थी, तीनों को अलग अलग करके पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था। ये अपना बॉम्बे को लूट रहा है, ये मद्रास को, ये बंगाल को, तो इनको नियंत्रण करना था, तभी लाया गया। तो हम कह सकते हैं ना कि 3 प्रेसिडेंसियों, जो 3 प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इनको भी नियंत्रण करना था।
क्योंकि इससे भी स्थिति बिगड़ रही थी, तो इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, अभी सिर्फ कारण समझ रहे हैं, रेगुलेट एक्ट के कारण क्या थे लाने के, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये कुछ कारण थे, आप इसको लिख लेना कि ये कुछ प्रमुख कारण थे रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के। अब समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था क्या क्या इसमें चीजें थी। ठीक है, किस तरह ये चीजें सुधरी, इसको समझते हैं। अब क्या होता है, ये जो कंपनी के गलत नियम कानून थे, जो कंपनी गलत तरीके से काम कर रही थी, इसको सुधारने के लिए क्या लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। कब? अब लाया भी कैसे गया, कैसे पता चल रहा था? ब्रिटिश सरकार ने कमेटी बनाई, किसकी अध्यक्षता में, किसको कहा, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा कमेटी बनाई जाती है, जिसको कहा गुप्त समिति। ये एक समिति बनाई जाती है, गुप्त समिति, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा। और इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि आप ये चेक करो कि ये जो कंपनी है हमसे लोन जो मांग रही है 1 लाख पाउंड का, क्या सच में कंपनी का दिवालिया निकल गया, क्या सच में कंपनी कर्जे में डूब गई? तो पहला काम इसको क्या दिया कि कंपनी है क्या सच में कर्जे में डूब गई। दूसरा काम दिया कि आप ये भी चेक करो कि ये जो अधिकारी है कंपनी के, इन पे पैसा कहां से आ रहा है, क्या भ्रष्ट हो गए, मतलब ये रिश्वत ले रहे हैं, ये काम भी दिया। कंपनी के अधिकारियों पे भी एक जांच बिठाई, मतलब ये चेक करने को दिया कि भाई आप चेक करके बताओ जरा ये हम चीजें। ठीक है, तो ये कंपनी को क्या दिया गया, काम दिया गया। कब दिया गया? ये एक समिति बनाई जाती है 1772 में। ठीक है, गुप्त समिति बनाई जाती है, ब्रिटिश सरकार बनाती है और ये काम उसको दिया जाता है। ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है 1772 में, अपनी रिपोर्ट पेश करती है वहां की सरकार को और बताती है कि हाँ कंपनी का कर्जे में डूब गई कंपनी, ये बात सच है। फिर ये बताती है कि कंपनी कर्जे में क्यों डूबी, तो वो कारण बताती है कि कंपनी कर्जे में क्यों डूबी। तो पहला कारण ये क्या बताती है, कारण बताती है कि पहला कारण तो ये है कि कंपनी, वहां पर कंपनी जो हम व्यापारी कंपनी बना के भेजा था वो एक शासन कर रही है वहां पर, क्योंकि पहले इनको पता नहीं था, पहले सोचे नवाब कर रहा है वहां पर शासन, वो तो अपना व्यापार कर रही है कंपनी, लेकिन फिर पता चलता है कि ये व्यापारी नवाब नाम के लिए मेन जो कंट्रोल है, मेन जो रूल कर रही है वो कंपनी कर रही है वहां पर, मतलब व्यापारिक कंपनी एक शक्ति बन गई, राजनीतिक शक्ति बन गई वहां। दूसरा कारण बताते कि वहां द्वैध शासन भी है, नवाब अपना लूट रहा है और कंपनी के अधिकारी अपना लूट रहे हैं, तो इससे वहां की जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है, वो बगावत करना शुरू कर देंगे, है ना। रेवेन्यू इसलिए नहीं आ रहा है। एक अकाल बताया कि वहां अकाल भी पड़ गया, उसके दौरान स्टोर करने लग गए अनाज, जमींदार अपना स्टोर कर रहा है अनाज, बड़े बड़े जमींदार थे वो स्टोर करने लग गए अनाज, नवाब भी स्टोर कर रहा है और आपके कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपनी सेना के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो जनता की कोई वो नहीं। ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हो, इस तरह से बताते चीजें कि ये वहां पर चीजें हुई है। ठीक है, ये वहां और वहां के जो लोग अधिकारी करप्ट हो गए, रिश्वत ले रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग जिसकी मैंने बात करी, जो आगे चलकर गवर्नर जनरल भी बनेगा अभी, ठीक है, उसको वो दोबारा आता है फिर भारत में, जब वो यहाँ से पैसा ले जाता है बढ़िया कमा कुमा के वॉरेन हेस्टिंग, फिर वो दोबारा आता है, उसको गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है यहाँ पर वापिस, क्योंकि उस पर पैसा सारा खत्म हो जाता है, दोबारा यहाँ पर कमाना आता है। और क्या बोलते हैं, इतना पैसा कमाया कि बाद में जाके उस पर ब्रिटेन संसद में उसके ऊपर मुकदमा भी चलता है, 7 साल उसका केस चलता है वॉरेन हेस्टिंग का, इसी चीज में कि वो कितना करप्ट था। ठीक है, लेकिन वो केस कुछ नहीं होता, वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के उस मुद्दे को, बट अभी हम समझते हैं ये। तो ये समिति बनाई जाती है 1772 में, ये अपनी रिपोर्ट देती है, ये सब चीजें बताती है। और ये अब ये तो बता दी कि ये है, अब सिफारिश मांगते हैं इनसे कि आप सिफारिश दो, इन चीजों को कैसे सुधारा जाएगा। तो ये कंपनी बताती है, मतलब ये समिति बताती है कि आप वहां पर रेगुलेट करो, वहां पर कुछ उनपे रेगुलेशन लगाओ, क्योंकि उनपे कोई रेगुलेशन नहीं है, उनको शासन करना नहीं आता, वो एक व्यापार करने वाले लोग हैं, कहाँ उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सिस्टम से नहीं चल रहा है वहां, तो वहां उनपे रेगुलेशन लगाना है, रेगुलेट करना है। ठीक है, तो ये थी, तो उनको रेगुलेशन लगाने थे उनपे, तो बनाया जाता 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, उन चीजों को रोकने के लिए।
अच्छा, अब आप दिमाग में एक चीज आ रही, ब्रिटिश सरकार कर रही है कंट्रोल, तो कंपनी क्यों? ब्रिटिश सरकार ये भी तो कर सकती है कि कंपनी को हटाए दे डायरेक्ट, कि तुम हटो, हम देख रहे हैं। ये भी तो कर सकती है। नहीं कर सकती थी। कारण समझो। कारण ये था कि कंपनी वहां पर है, लेकिन जो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, बड़े बड़े शेयर होल्डर है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, और वो इतने पैसे वाले हैं कि वो ब्रिटेन की संसद में कुछ भी करवा सकते हैं। उनके वहां पर भी ब्रिटेन की संसद में उनके भी कुछ भेजे गए अधिकारी थे जो उसका विरोध, जैसे संसद में होता है ना, अलग अलग पार्टियां होती है, कोई भी मुद्दा उठता है फिर उस पर बहस होती है, तो सेम वहां भी वो स्थिति थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इतने पावरफुल थे ये लोग कंपनी के, केस सरकार बदल देते थे वहां पर। तो डायरेक्ट नहीं, अब इनको हटा दे तुरंत कि तुम हटो, हम कर रहे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो अपने सारे शेयर हटा देगा, पैसे ले लेगा जो लगाए, पूरी वहां की स्थिति बिगाड़ देगा ब्रिटेन की। तो सरकार वहां दब रही थी, तो सरकार ने बोला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कि हम शासन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ रेगुलेशन लगा रहे हैं वहां पर, जिससे कि स्थिति सुधर जाए वहां, क्योंकि स्थिति बिगड़ के कर्जे में डूब रही है कंपनी, इससे हमारा भी घाटा हो रहा है, हम आपको लोन दे रहे हैं, वो तो आप कैसे चुकाओगे इस चीज को, है नहीं? तो रेगुलेट करना है उस चीज को। तो वो चीज बनाने के लिए कंपनी सिर्फ रेगुलेशन लगाती है उस पर, कि हम आपको रेगुलेशन लगा रहे हैं कि आप इस तरीके से काम करो। अब क्या थे उसको समझते हैं, मतलब इसके प्रावधान क्या थे, क्या क्या चीजें इसमें थी वो समझते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन डिटेल में थोड़ा समझना है तो वीडियो, लेकिन आगे की वीडियो शॉर्ट में हम रखेंगे, ठीक है? आप समझते इसके प्रावधान क्या थे? तो जैसे कि हम देख लेते हैं, प्रावधान की बात कर लेते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान करे गए थे, ठीक है? जैसे कि अगर हम पहले देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें सबसे पहले क्या कर दिया गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, उसके शासन पर इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण कर दिया। कि पहले क्या हो रहा था, वो खुद से ही क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट लगा के उन पर रेगुलेशन लगाया जाता है, और क्या कर दिया जाता है, इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण कर दिया जाता है। इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण का मतलब जो सारा काम होगा वो सीओडी देखेगा, ठीक है? सीओडी क्या करेगा, सारा काम देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब बात करते हैं दूसरा, बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का जनरल गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। जो बंगाल था, जैसे हमें पता है कि इससे पहले क्या था कि 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, इन तीनों पे गवर्नर बैठा रखे थे। अब दिक्कत क्या आ रही थी, तीनों का शक्ति अलग अलग दे रखी थी, कि बंगाल वाला जो भी कर रहा है वो अपने क्षेत्र में कर रहा है, और बॉम्बे वाला अपने उसमें कर रहा है। तो एक क्या हो रहा था, पृथककरण नहीं हो रहा था शक्ति का। लेकिन फिर इस 1773 के रेगुलेशन लगा दिया जाता है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको जनरल गवर्नर बना दिया जाता है तीनों प्रेसिडेंसियों का। जो बॉम्बे मद्रास है आपकी, बॉम्बे और मद्रास जो है आपकी प्रेसिडेंसी, इन दोनों पे किसको, बंगाल का जो प्रेसिडेंसी है वहां का जो गवर्नर है उसको ही जनरल गवर्नर नियुक्त कर दिया, कि इन तीनों पे कौन सा, बंगाल का क्या देखेगा, जनरल गवर्नर इन दोनों प्रेसिडेंसियों को देखेगा, और ये अपनी रिपोर्ट किसको भेजेंगे, ये बंगाल के जनरल गवर्नर को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। पहले क्या हो रहा था, ये तीनों अपनी रिपोर्ट कहां भेजते थे, सीओडी के पास भेजते थे, ठीक है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड में भेजते थे। बट इसके तहत क्या करते हैं कि बॉम्बे मद्रास अपनी रिपोर्ट बंगाली जनरल गवर्नर को भेजेगा, बंगाल का जनरल गवर्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भेजेगा। तो क्या कर दिया, एक नियंत्रण बना दिया, ठीक है? कार्यपालिका बना दी, ठीक है? ये समझ में आ गया। और अगर हम बात करें कि पहला जनरल गवर्नर किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है? पहला जनरल गवर्नर बनता है बंगाल का, याद है ना, बंगाल का पहला जनरल गवर्नर, क्योंकि अभी बंगाल की बात हो रही है। बात करते हैं तीसरे प्रावधान की, क्या क्या कहा गया, जो जनरल गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। अब क्या है कि जो जनरल गवर्नर है इसके लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, मतलब जो कि कहां से चुन के आते थे, जिनको चुनता था सीओडी, मतलब इनकी नियुक्ति करता था सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड से भेजता था 4 सदस्यों को, और एक उन 4 सदस्यों के द्वारा एक परिषद का गठन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रशासक मंडल,
प्रशासक मंडल, प्रशासक मंडल की क्या हुई, स्थापना हुई, जिसमें कौन कौन होते थे, 4 सदस्य होते थे परिषद के और एक जनरल गवर्नर होता था। इन 5 सदस्यों की मंडल को हम कहते थे प्रशासक मंडल, जो कि सारे नियम कानून जो देखते थे, जैसे अगर कुछ भी नियम लाने हो, कुछ भी नियम बनाने हो उस एरिया पे, तो क्या होता था, इन प्रशासक मंडल से क्या होती थी, सिफारिश ली जाती थी और ये अपने बहुमत के आधार पर, जैसे लिख रखा है ना, परिषद के बहुमत के आधार पर फैसला होगा। मतलब जो ये परिषद कहेगा, बहुमत के आधार पर अगर कोई भी चीज को लागू करता है तो वो माननी पड़ेगी किसको, गवर्नर जनरल को, क्योंकि वो बाध्य रहेगा, बाध्यकारी रहेगा। मतलब कि जैसे कोई भी पहले क्या हो रहा था, गवर्नर अपनी इच्छा से ही काम कर रहा था, जो गवर्नर था वो अपनी इच्छा से ही कर रहा था, कोई भी उस पर नियंत्रण नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, 4 सदस्यों का एक परिषद बना दिया गया और कहा गया कि कुछ भी काम करना, युद्ध भी करना है तो सबसे पहले रिपोर्ट परिषद को दो। ये परिषद क्या करेगा, बहुमत के आधार पर उस पर फैसला सुनाएगा, जिसका भी बहुमत रहेगा उस बहुमत के आधार पर जो भी चीज निकल के आएगी वो माननी पड़ेगी। और इसके लिए जनरल गवर्नर कुछ नहीं कर सकता था, उसको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बाध्यकारी हो गया। किसकी रिपोर्ट के लिए, परिषद के बहुमत के आगे। जैसे 4 सदस्य होते थे ना, तो अगर 4 जनों ने किसी फैसले पर 3 ने भी सहमति दे दी तो मतलब बहुमत मिल गया, और इस फैसले को इसको मानना पड़ेगा जनरल गवर्नर को, क्योंकि वो क्या है, बाध्यकारी हो गया। तो यहाँ पर परिषद को एक शक्ति दे दी गई, ये आप समझ सकते हो कि कार्यपालिका के तहत हमारी काम कर रही थी, कार्यपालिका बना दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसी रेगुलेशन एक्ट के तहत 1774 में क्या की जाती है, कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, और कंपनी के निजी व्यापार तथा उपहार लेने पर रोक, ये मेन चीज था। देखो, कंपनी के निजी व्यापार पे रोक लगा दी। जब मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण क्या था, उसमें मैंने आपको बताया था एक ये निजी व्यापार भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, मतलब निजी व्यापार कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, कंपनी तो लॉस में जा रही थी और जो उसके अधिकारी है वो प्रॉफिट में जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना निजी व्यापार करना शुरू कर दिया था। दूसरा, उपहार, उपहार यहाँ किस चीज को डिनोट कर रहा है, भ्रष्ट मतलब भ्रष्टाचारी को, मतलब रिश्वत लेने को। तो ये रिश्वत लेते थे, किसका नाम लेके, उपहार का नाम लेके। तो उस पे भी क्या लगा दी, रोक लगा दी, क्योंकि रेगुलेशन लगाने थे हमें। तो ये एक्ट लाया इसलिए गया था कि कंपनी पे कुछ रेगुलेशन लगा दिया जाए, कुछ उनको बांध दिया जाए, क्योंकि वो अभी अपनी इच्छा से सारे काम कर रहे हैं। तो क्या कर दिया गया, कंपनी के निजी व्यापार पे रोक लगा दी, वह उपहार लेने पर रोक लगा दी। ठीक है, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान करे गए थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका की, क्या हो गई, एक अलग अलग पालिकाएं बना दी गई। मतलब कंपनी का जो शासन है उसको निजी कर दिया, मतलब उसको बता दिया गया, उसको कार्यों को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। जैसे कि जो आपका कार्यपालिका है, मतलब कि परिषद है, ये कार्यपालिका के तहत काम कर रही है। मतलब कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका दोनों को बता दिया गया कि आप दोनों के काम क्या है, मतलब फिक्स कर दिया गया। पहले फिक्स नहीं था, पहले गवर्नर ही सब कुछ देख रहा था, प्रशासन भी वही कर रहा था, व्यापार भी वही कर रहा था और न्याय भी वही कर रहा था, सब वही कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कार्यों को क्या कर दिया गया, एक सीमित कर दिया गया सबके लिए। ठीक है, ये क्या थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रावधान थे। अब बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं, महत्व क्या निकला इससे, मतलब इसके महत्व क्या थे। तो हम समझ सकते हैं कि पहली बार भारत में केंद्र प्रशासक की नींव रखी गई इसके तहत। क्योंकि देखो, इससे पहले क्या था कि सब अलग अलग करते, राज्य अपने एरिया पे काम कर रहा है, कंपनी अपने एरिया पे काम कर रही है, कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हो गया, एक केंद्रीय क्या कर दी गई, भारत के अंदर पहली बार क्या हो गई, केंद्रीय प्रशासक या प्रशासन की नींव रखी गई बंगाल के अंदर। कि केंद्र में किसको बिठा दिया गया, जनरल गवर्नर को, जनरल गवर्नर का प्रशासक मंडल, मतलब कि परिषद की नियुक्ति, और यही परिषद फैसला लेगा सारा, मतलब संसद समझ लो इसे आज के समय की। तो ये बना दी गई, मतलब केंद्रीय प्रशासन की नींव यहां से रखी गई। तो पहला महत्व क्या है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि भारत के अंदर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई।
दूसरा इसमें क्या है महत्व, पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या दे दी गई, मान्यता मिल गई। मान्यता का मतलब क्या है, पहले मान्यता नहीं थी, मतलब नियम नहीं लगा रखे थे कुछ, जो मन आ रहा वो, किसी ने अपराध कर दिया, जो मतलब अपराध किसी ने कर दिया तो उसको सजा, किसी को फांसी दे दी, किसी को छोड़ दे दी, मतलब एक मान्यता नहीं मिल रखी किसी चीज की। व्यापार की भी कोई मान्यता नहीं है, कोई शासन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, नियम अपने अनुसार बना रहे। तो इस एक्ट के तहत क्या हम देखते हैं कि राजनीतिक या प्रशासनिक दोनों चीजों को एक मान्यता मिल गई कि भाई राजनीतिक काम में क्या क्या चीजें रहेगी और कौन इसको डिपेंड करेगा। जैसे राजनीति में कौन देखेगा, राजनीतिक काम तो कौन देखेगा, परिषद देखेगा, और प्रशासनिक काम मतलब प्रशासनिक काम कौन देखेगा, वो जनरल गवर्नर देखेगा। तो एक मान्यता मिल गई इनको काम की, ठीक है, फिक्स कर दिया गया। तो दूसरा महत्व हो सकता है। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के संवैधानिक इतिहास की भी शुरुआत यहां से शुरू हो जाती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद हम समझते हैं कि इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि भारत के अंदर संवैधानिक विकास का जो इतिहास है उसकी शुरुआत हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखने को मिलती है, क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से ही क्या हो गया, सिस्टम बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि संसदीय क्या हो गया, नियंत्रण हो गया, संसद से क्या बन के आ गई, ये चीजें एक एक्ट के रूप में बन के आ गई, ठीक है। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके बाद हम समझेंगे 1781 का सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट कुछ नहीं था, वो क्या था, इसमें जो कमियां थी, इसमें कुछ चीजें सुधारनी थी। जैसे क्या चीजें सुधारनी थी, जैसे अगर आप देखते हो यहाँ पर हम न्यायपालिका की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कर दी, लेकिन ये चीज फिक्स नहीं करी गई कि सुप्रीम कोर्ट कौन से मामले देखेगा। क्या वो भारतीयों के मामले देखेगा और भारतीयों के मामले देखेगा, या वो कंपनी के लोगों के मामले देखेगा, ये चीज बताई नहीं गई थी कुछ भी। और अब बात आती है, अब क्योंकि देखो यहाँ पर एक परिषद का भी गठन कर दिया, कह दिया कि कोई भी नियम कानून हो गया परिषद देखेगा, लेकिन क्या होता था, कोर्ट को भी ये नहीं बताया गया कि वो उसके क्या काम है, परिषद को भी नहीं बताया गया उसके क्या काम है। तो दोनों में क्या हो रहे थे, टकराव पैदा हो रहे थे, फैसला ये भी सुना रहा था, ये भी सुना रहा था, तो मतलब फिक्स नहीं था कि किसका फैसला सुनाने का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थी, इन दोनों में एक मतभेद था। तो जो चीजें इसमें कमियां थी वो आगे चल के इनको एक्ट मतलब सुधारेगी, जैसे सेटलमेंट एक्ट आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, उसमें हम समझेंगे। तो पहला ये क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ स्थापना होती है, तो इसमें क्या होता है, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश, मतलब 3 होते हैं न्यायाधीश, मतलब सिंपल जज। 3 तो जज होते हैं और एक होता है उन जज का हेड, जिसको हम बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो ये होते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो कौन थे, एलिजा इम्पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एलिजा इम्पे, जो कि पहले क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इससे आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, जो बाकी के हमारे एक्ट रहेगी, जैसे कि सेटलमेंट एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, इसको थोड़ा समझेंगे। इसी तरह हम अपनी पॉलिटिक्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आगे की वीडियो हम थोड़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।